प्यारे बच्चों नमस्कार। एसएमसी विद्यावर्ष में मैं ब्रजेश सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों आज हम बात करेंगे कक्षा 12 के इतिहास विषय की। इतिहास की शुरुआत प्यारे बच्चों हम करेंगे चैप्टर 2 से, राजा किसान और नगर। ठीक है ना बच्चों? इस चैप्टर से संबंधित जितने भी शॉर्ट नोट्स हो सकते थे जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है, उन सभी को संकलित करके आपके सामने लेकर आया हूं मैं। मोस्टली क्वेश्चन इन्हीं शॉर्ट नोट से निकल कर आएंगे। तो बच्चों देखते हैं हम। सबसे पहली हेडिंग में हमसे बात की जा रही है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की। ठीक है ना? कि 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के बीच तक जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है वह क्या रही है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले इसकी बात करनी है। और यहाँ ना इसे जानने से पहले हमें जानना होगा एक और सभ्यता के बारे में, जिसे हम सब पढ़ लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। या हम संक्षेप में पहले इसे समझेंगे, फिर हम समझेंगे कि कैसे हम यहाँ से यहाँ तक का सफर तय करेंगे। ठीक है ना जी? चलिए देखिए, 2600 ईसा पूर्व से लेकर 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा तक अधिकांश इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा की परिपक्व सभ्यता जो रही है वो इस समय के दौरान रही। ठीक है ना? यहाँ से हड़प्पा सभ्यता पतन की ओर उन्मुख हो जाती है और फिर हम पढ़ते हैं कि पहली बार एक नई सभ्यता स्थापित होती है जो पूरी तरह कैसी है, ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है, जिन्हें हम सबसे पहले पढ़ते हैं 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व, और फिर 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। ठीक है ना? 1500 ईसा पूर्व से इन दोनों ही काल में जो मूल सभ्यता रही है उसे हम बोलते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को ना हम दो भागों में बांटते हैं। इसे हम बोल देते हैं ऋग्वैदिक सभ्यता, जहां ऋग्वेद की रचना हुई, ऋग्वैदिक सभ्यता। ठीक है ना? और इसे बोलते हैं हम उत्तर वैदिक सभ्यता। ठीक है प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में हमें जो बात करनी है वो बात करनी है उत्तर वैदिक काल की सभ्यता के परिपक्व होने के बाद। उत्तर वैदिक काल की सभ्यता जो मूलतः कबीलियाई सभ्यता थी, जो कबीलों में निवास कर रही थी, वह सभ्यता जब परिपक्व हो जाती है फिर वह किस तरह से, वह पूरी सभ्यता किस तरह से नगरों की स्थापना करती है, जनपद महाजनपद की ओर अग्रसर होती है। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ लिख कर दिया गया है 600 ईसा पूर्व से भारत में नए धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन होना शुरू हुए। यह काल महाजनपदों, मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य तक फैला हुआ है। इस समय बौद्ध धर्म में और जैन धर्म का भी उदय हुआ, जिसने समाज और राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। तो देखिए बच्चों, इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल्ड में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना? सबसे पहले बात की जा रही है महाजनपदों। तो आखिर एक ग्रामीण सभ्यता जो पूर्णतः ग्रामीण परिवेश में रहने वाली सभ्यता थी, वह परिपक्व अवस्था में पहुंचकर कैसे महाजनपद की स्थिति तक पहुंची। सबसे पहले हमें यह समझना होगा, क्योंकि जब हम महाजनपद को अच्छी तरह से समझ पाएंगे उसी के बाद हमें समझ आएगा कैसे महाजनपद में सर्वशक्तिशाली महाजनपद बना मगध, और कैसे मगध में मौर्य राजवंश आया, अन्य राजवंश आए। तो हम बात करेंगे महाजनपद की। ठीक है ना? तो देखिए बच्चों, महाजनपद, जैसा आप सभी को पता है, हड़प्पा सभ्यता के पूर्णतः पतन होने के बाद यहाँ जिस सभ्यता ने अपने पैर पसारे वह एक कबीलियाई सभ्यता थी। ठीक है ना? इस सभ्यता से जन की स्थापना हुई। पहले जन, छोटे छोटे कबीले जब आपस आपस में संयुक्त हो गए, ठीक है ना, जब ये संयुक्त हो गए तो ये जन कहलाए, और इन जन पर निवास करने वाले लोगों ने इनके समूह को बड़ा किया और ये क्या बन गए, जनपद। इन्हीं जनपदों के समूह को, जनपदों के समूह को क्या कहा गया,
इन्हें कहा गया महाजनपद, है ना। ये रहे महाजनपद। अब महाजनपद में हम सबसे ज्यादा मगध साम्राज्य के बारे में क्यों पढ़ेंगे? तो प्यारे बच्चों, आप सभी को पता होना चाहिए कि मगध साम्राज्य के बारे में विशेषतः पढ़ने का एक प्रमुख कारण यह भी है क्योंकि संपूर्ण महाजनपद में मगध साम्राज्य ही, मगध महाजनपद ही वह क्षेत्र रहा जो सर्वशक्तिशाली था। ठीक है ना, जो कैसा था? सर्वशक्तिशाली था। तो हम इनका भी अध्ययन करेंगे यहाँ। साथ ही साथ हम मगध साम्राज्य के सबसे ज्यादा शक्तिशाली साम्राज्य मौर्य साम्राज्य का अध्ययन करेंगे। ठीक है, मौर्य के बाद हम गुप्त साम्राज्य को पढ़ेंगे। यह वही गुप्त साम्राज्य है जिसे भारत का इस साम्राज्य के शासन काल को भारत का स्वर्ण युग माना जाता है प्यारे बच्चों। चलिए आगे बात करेंगे हम। इस समय बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भी उदय हुआ, यही वो समय है। अच्छा, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उदय के पीछे का एक बहुत विश्लेषण कारण है। क्या कारण है बच्चों? तो हमें पढ़ना होगा, हमें जानना होगा कि ऋग्वैदिक काल के बाद जैसे ही उत्तर वैदिक काल आते हैं ना, तो समाज में असंगतता बहुत हद तक व्याप्त हो जाती है। मतलब पहले जो वर्ण व्यवस्था थी ना, ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वह कैसी थी? वह कर्म आधारित थी। कैसी थी प्यारे बच्चों? कर्म आधारित। पर जैसे ही हम कहाँ पहुंचेंगे? उत्तर वैदिक काल में पहुंचेंगे, यह व्यवस्था कैसी हो जाएगी? उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था है ना प्यारे बच्चों, यह हो जाएगी जन्म आधारित। ठीक है ना, जन्म आधारित। और समाज में वर्ण और जाति के आधार पर भेदभाव बहुत बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे समय में समाज के पुनरुत्थान के लिए बहुत सारे छोटे छोटे संप्रदाय शुरू होंगे। इन्हीं में दो व्यापक संप्रदाय शुरू होते हैं जिन्हें हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, बौद्ध धर्म के लिए हम किसे जानते हैं? महात्मा बुद्ध। ठीक है ना, और जैन धर्म के लिए हम जानते हैं महावीर स्वामी को। हालांकि महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे, परंतु इन्होंने अभूतपूर्व परिवर्तन किए। इस कारण जैन धर्म से सबसे ज्यादा अगर किसी को जोड़कर देखा जाता है तो किसे देखते हैं? महावीर स्वामी। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं आगे। आगे बात की गई है महाजनपद और गणराज्य। ठीक है ना बच्चों, आगे क्या बात की गई है? महाजनपद और गणराज्य। तो यहाँ लिखकर दिया गया है कि लगभग 600 ईसा पूर्व तक छोटे छोटे जनपद ग्राम आधारित राज्यों का उदय हुआ। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, यह वह समय था जब छोटे छोटे गांवों ने आपस में एक दूसरे को संयुक्त कर लिया। ठीक है ना, जब ये आपस में ग्राम संयुक्त हुए तो इन्होंने एक बड़ा स्वरूप धारण किया जो जनपद कहलाया। और जब बहुत सारे जनपद आपस में विलय हो गए, ठीक है ना बच्चों, जब क्या जनपद विलय हो जाएंगे तो यही विलय आगे क्या कहलाएगा? यह कहलाएगा प्यारे बच्चों महाजनपद। ठीक है ना, महाजनपद कहलाएगा। आगे है, इनमें से 16 बड़े राज्य महाजनपद कहलाए। बहुत सारे जनपद भी थे पर सर्वाधिक बड़े जो थे वो कितने थे? 16। और वही 16 बड़े राज्य क्या कहलाए? महाजनपद कहलाए। ठीक है ना प्यारे बच्चों, जिनका विवरण हमें अंगुत्तर निकाय में देखने के लिए मिलता है। इन महाजनपदों में कुछ प्रमुख महाजनपद है जिनका वर्णन जैन धर्म और बौद्ध धर्म के ग्रंथों में दोनों में ही मिलता है। उनमें प्रमुख है मगध, कौशल, वत्स, अवंती, कुरु और पंचाल। इन्हें पांचाल भी बोला जाता है प्यारे बच्चों। चलिए, यहाँ शासन की ना दो प्रमुख व्यवस्थाएं थी। पहली व्यवस्था जो थी बच्चों, यहाँ शासन की जो पहली व्यवस्था थी राज्य की, वह कैसी थी? राजा द्वारा शासन करने की, जिसे हम राजशाही शासन व्यवस्था कह सकते हैं बच्चों। पहली जो व्यवस्था थी वह पूर्णतः कैसी थी?
राजशाही शासन व्यवस्था थी बच्चों, ठीक है। जबकि एक दूसरी व्यवस्था थी गणराज्य व्यवस्था। अब इसे समझना होगा हमें, ये गणराज्य व्यवस्था क्या है प्यारे बच्चों। तो देखिए, गणराज्य में जो सबसे बड़ा गणराज्य था, जैसे हम वज्जी कहते हैं, जैसे अजात शत्रु के द्वारा छल से जीता गया था, ठीक है बच्चों। किसके द्वारा? अजात शत्रु। अजात शत्रु कौन था? यह हर्यक वंश के राजा बिंबिसार, जो हर्यक वंश के संस्थापक थे, उनका पुत्र था अजात शत्रु, जिसने जिसने ना रथ मूसल जैसे हथियारों के आविष्कार किए थे प्यारे बच्चों। यह वही रथ मूसल है जैसे आपने बाहुबली मूवी में देखा होगा, भल्लाल देव ने दिखाया है, ठीक है ना। ऐसे हथियारों को किसने बनाया था पहले ही? ये काफी समय पहले अजात शत्रु के द्वारा बना दिए गए थे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ ये जो गणराज्य है, इनमें जो सबसे बड़ा गणराज्य था वह क्या था प्यारे बच्चों? वज्जी था। अब प्रश्न यह है कि सर राजशाही शासन व्यवस्था में तो राजा शासन करेंगे, तो फिर गणराज्य में कौन शासन करेगा? गणराज्य का नेतृत्व कौन संभालेगा? यह एक बड़ा प्रश्न है। तो चलिए बच्चों देखते हैं कि गणराज्य की शासन व्यवस्था को कैसे संचालित किया जाता था, ठीक है ना। चलिए, तो गणराज्य में क्या था बच्चों? गणराज्य मतलब राज्यों का गण, ठीक है ना बच्चों। मतलब क्या होगा? राज्यों का समूह। तो बच्चों यहाँ एक कोई राज्य नहीं था, यहाँ छोटे छोटे, मानिए यह है एक राज्य ए, यहाँ एक और राज्य है बी, और यहाँ एक और राज्य है सी। ऐसे 3 राज्य हैं, काफी सारे थे, यहाँ आपको समझाने के लिए ये 3 लिख दिए। वैसे संख्या में ज्यादा थे, कहीं 12 कहीं 14। अब मानिए आप, यहाँ ए गणराज्य में जो राजा है ना, वह राजा ये रहा, ठीक है, बड़ा खतरनाक राजा है। और बी में यह रहा राजा, शांति प्रिय राजा है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। और सी में ये एक और राजा है। अब क्या होगा कि संपूर्ण गणराज्य पर इन तीनों राजाओं का समान अधिकार रहेगा। किसी भी प्रकार के निर्णय में इन तीनों की बराबर की भूमिका रहेगी, और इनकी जो भूमिका रहेगी, ये अपना जो निर्णय सुनाएंगे, वह निर्णय एक समिति द्वारा मान्य किया जाएगा। यही व्यवस्था क्या कहलाई प्यारे बच्चों? गणराज्य व्यवस्था कहलाई, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्या है। आगे बात की गई है मगध का उत्कर्ष। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया शुरुआत से ही कि महाजनपदों में जो सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद रहा, उसे हम मगध के नाम से जानते हैं, ठीक है ना बच्चों। अब मगध ही क्यों शक्तिशाली हुआ, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो जरूर कारण रहे होंगे। तो हम आज इस टॉपिक में ना इन्हीं कारणों पर विशेष बात करने वाले हैं कि वे विशेष कौन से कारण थे जिससे मगध ना सर्वाधिक शक्तिशाली हुआ, मगध सर्वाधिक उत्कर्ष पर पहुंचा। तो देखिए बच्चों, यहाँ लिख कर दिया गया है 6वीं और 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व। ईसा पूर्व समझना होगा बच्चों, जिन्हें नहीं पता वे ना ईसा पूर्व समझे, ठीक है। ईसा पूर्व क्या है? ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को, ईसा मसीह के जन्म से पहले का जितना भी समय है प्यारे बच्चों, वह सभी समय किसके अंतर्गत आएगा? ईसा पूर्व के अंतर्गत आएगा। जैसे आपने 7वीं 8वीं में गणित पढ़ा होगा, वहां हम लोगों ने इंटीजर लाइन पढ़ रखी है, संख्या रेखा। वहां जैसे ही हम निगेटिव की ओर जाते हैं ना, तो वैल्यू उल्टी करके लिखते हैं, -1 -2। बिल्कुल वैसा ही बच्चों यहाँ ईसा पूर्व में किया जाता है। कभी कभी कंफ्यूज होते हैं कि सर पहले था 1400 ईसा पूर्व, और फिर 1400 बदल गया, फिर हो गया सर 1300 ईसा पूर्व, जबकि होना चाहिए था 1500। तो प्यारे बच्चों वो इसलिए होता है क्योंकि यह जो ईसा पूर्व का समय है ना, ये निगेटिव समय है। पॉजिटिव समय को कहाँ से माना गया है? पॉजिटिव समय को बच्चों, पॉजिटिव समय को प्यारे बच्चों माना गया है ईसा मसीह के जन्म के बाद से, है ना। निगेटिव समय को यहाँ माना गया है। तो यह जितना भी समय है, इसे ना निगेटिव मान लेते हैं, इसलिए हम बड़ी वैल्यू से छोटी की तरफ आएंगे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अगर कहीं 1400 ईसा पूर्व लिखा है और उसके बाद लिखा है 1300 ईसा पूर्व, तो इसका मतलब यह है बिल्कुल नहीं है कि गलत लिखा है। इसका मतलब है कि हम कहाँ लौट कर आ रहे हैं? हम ईसा मसीह के जन्म की ओर चल रहे हैं, समय अपनी गति से ही चल रहा है। चलिए बैक टू द टॉपिक,
बच्चों देखते हैं क्या पूछा गया है ना। यहाँ उत्कर्ष के कारण दिए गए हैं बच्चों। उत्कर्ष के कारण में जो सबसे पहला पॉइंट दिया गया है वह दिया गया है लौह समृद्ध क्षेत्र। तो बच्चों आप सभी को यह जरूर पता होना चाहिए कि मगध साम्राज्य वर्तमान में कहाँ स्थापित, ठीक है ना। क्योंकि जब तक आप यह नहीं समझ पाएंगे आपको समझ ही नहीं आएगा कि लौह समृद्ध क्षेत्र कैसे प्राप्त हो गया। तो अब वर्तमान में जब आप भारत का मैप देखेंगे तो आप अध्ययनरत होंगे और आप देखेंगे उसमें कि बिहार और झारखंड यह जो क्षेत्र है यही मूलतः मगध था, है ना बच्चों। यही प्रमुख मगध का क्षेत्र था। तो अब यहाँ क्या था, जैसा कि आप सभी को पता है झारखंड वही क्षेत्र है जहाँ आज भी खनिज अयस्क प्राप्त होते हैं ना। तो ये लौह समृद्ध क्षेत्र इस वजह से हुआ। और जैसे ही यहाँ लौह अयस्क प्राप्त हुए ना तो यहाँ के लोगों ने उन्नत हथियार और उन्नत उपकरण बनाने प्रारंभ कर दिए, जिससे युद्ध में कोई भी इनका मुकाबला कर ही नहीं पा रहा था, ठीक है ना। अब कृषि उत्पादन व हथियार, जब इन्हें इनके पास ना लोहा पहले से ही उपलब्ध था, इन्हें पता था कि इसका क्या प्रयोग करना है, तो उस धातु के द्वारा इन्होंने अपने आप को बेहद कैसा साबित कर दिया, बेहद शक्तिशाली साबित कर लिया। क्योंकि इन्होंने कृषि उत्पादन में हल में ना लोहे की फाल बना ली। हल आपने देख रखे होंगे, नहीं देखे हैं तो जरूर मैं किसी वीडियो में आपके लिए वो पिक्चर लेके आऊंगा जिससे आपको समझा पाओ। तो लोहे की फाल यहाँ इन लोगों ने बना ली, जिससे अब यह ना धान के खेतों की जुताई कर पा रहे थे, जिससे इन्हें धान की बड़ी अच्छी फसल प्राप्त होने लगी और यह कृषि में उन्नत होने लगे। और राजशाही शासन में अगर कृषि में उन्नतता मिल जाएगी ना तो राजा स्वाभाविक ही क्या हो जाएगा, शक्तिशाली हो जाएगा। साथ ही साथ हथियार बड़े उन्नत किस्म के थे। आगे गंगा के मैदान में इनका यह भौगोलिक क्षेत्र जो था ना वो पूरी तरह कहाँ था, गंगा के तराई क्षेत्र में था, जिस कारण यहाँ उपजाऊ भूमि थी और उपजाऊ भूमि के कारण इन्हें उन्नत फसलें प्राप्त होती थी, ठीक है। जिस कारण यहाँ पूरी प्रजा और राजा कैसे थे, बेहद शक्तिशाली बेहद समृद्ध हो गए थे। साथ ही साथ एक और विशिष्ट गुण जो इन्हें प्राप्त हुआ प्रकृति के द्वारा वह था हाथियों की उपलब्धता। उस समय हाथियों के बारे में और अन्य महाजनपदों तक बहुत कम जानकारी थी। तो इनके पास जब हाथियों की उपलब्धता थी तो यह अपने युद्ध में हाथियों को प्रमुख रखते थे, जिस कारण बड़े आसानी से युद्ध को जीत लिया जाता था, ठीक है बच्चों। और प्राकृतिक सुरक्षा, अब प्राकृतिक सुरक्षा कैसे, तो आप जब पढ़ेंगे, आप जब मैप में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने अपनी महाजनपद की जो सीमा है वह इस तरह स्थापित कर रखी थी कि जिसमें केवल एक मुख्य द्वार खुला मिलता था, ठीक है, जहां यह अपनी सेना तैनात रखते थे। शेष स्थानों पर जल के द्वारा इन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था, ठीक है बच्चों। प्राकृतिक सुरक्षा इस कारण थी इनकी। तो एक छोर पर इनकी सेना पहले से ही तैनात थी और छोरों पर नदियां, नदियों के कारण कोई प्रवेश नहीं कर पा रहा था, जिस कारण यह पूरी तरह कैसे थे, पूरी तरह से सुरक्षित थे। तो यह मगध के उत्कर्ष के प्रमुख कारण रहे। यहाँ हम एक और विशेष पॉइंट पर बात कर सकते हैं मगध की उन्नतता के कारण, कि मगध की उन्नतता में जो विशेष कारण रहा बच्चों वह रहा मगध में शक्तिशाली शासकों का संचालन करना। कैसे, चलिए बात करते हैं मगध के उन शक्तिशाली राजवंशों के बारे में जिन्होंने मगध पर शासन स्थापित किया। तो चलिए बच्चों देखते हैं। तो बच्चों मगध साम्राज्य की स्थापना के ही साथ यहाँ एक पहले राजवंश की स्थापना हुई जिसे हम हर्यक वंश के नाम से जानते, ठीक है बच्चों। हर्यक वंश संस्थापक थे बिंबुसार। बिंबुसार के पुत्र अजात शत्रु और अजात शत्रु के पुत्र उदय, ठीक है बच्चों। इनके बाद इनके बाद बच्चों आ जाता है शिशुनाग वंश।
ठीक है बच्चों, क्या आ जाता है? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के संस्थापक स्वयं शिशुनाग थे। शिशुनाग का पुत्र कालाशोक, और कालाशोक के बाद कौन आते हैं? यहाँ से बच्चा आ जाता है नंद वंश। ठीक है, और नंद वंश में कौन आते हैं प्यारे बच्चों? महापद्म नंद, सर्वाधिक शक्तिशाली शासक। फिर नंद वंश का अंतिम शासक यहाँ आता है प्यारे बच्चों, घनानंद। और घनानंद के बाद, जैसा कि आप सभी को पता होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। और यहाँ से शुरुआत होती है मौर्य साम्राज्य की। तो यह जितने भी शासकों के बारे में हमने यहाँ संक्षिप्त में पढ़ा है, यह सभी शासक बेहद शक्तिशाली, बेहद दूरदर्शी, नीति में बहुत कुशल थे, कूटनीतिज्ञ थे, जिस कारण धीमे 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 इन्होंने मगध को कहाँ पहुंचा दिया? मगध को उत्कर्ष पर पहुंचा दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, यही मगध की उत्कर्षता का प्रमुख कारण था। चलिए आगे देखते हैं। आगे बात है बच्चों मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य का समय दिया गया है हमें 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। अगर हम बात करें कि मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली राजवंश, तो वह राजवंश यही है प्यारे बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य। जैसा कि पीछे पढ़ के आए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित किया और स्वयं मगध की राजगद्दी पर विराजमान हुए। ठीक है ना बच्चों, स्वयं कहाँ बैठे? मगध की राजगद्दी पर। ठीक है, और बेहद उन्नत तरीके से, बेहद संगठित तरीके से शासन का संचालन किया। और इनके शासन में जो प्रमुख तौर पर कूटनीतिक नीतियां बना रहे थे, वह कोई और नहीं बल्कि चाणक्य थे, जिन्हें हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं बच्चों। ठीक है, कौटिल्य का नाम आते ही ना एक कहानी मन में आती है बच्चों। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने राज्याभिषेक कराया और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के मध्य एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें सेल्यूकस निकेटर की पराजय हुई, चंद्रगुप्त मौर्य युद्ध जीत गया। तो जो कूटनीतिक होते हैं ना बच्चों, वो ना यही नहीं रुकते, युद्ध जीत गए हार गए। अब उन्होंने यहाँ एक और विशेष काम किया प्यारे बच्चों। क्या किया? उन्होंने किया कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के मध्य एक संधि कराई। और इस संधि में क्या काम किया कि सेल्यूकस निकेटर से यह कहा कि आप युद्ध हारे हैं, आप जीते हुए राजा को कुछ दान में दें, अपनी ओर से भेंट दें उसे। तो इसमें क्या किया गया? यहाँ सेल्यूकस निकेटर ने कुछ विशेष राज्य जो अफगानिस्तान क्षेत्र वाले थे, वह किसे दिए? वह दिए चंद्रगुप्त मौर्य को। अब यहाँ चाणक्य की दूरदर्शिता समझ आती है। चाणक्य ने सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा भेंट में दिलाए हाथी, सैकड़ों हाथी। किस लिए? इसलिए कि यह एक अनजान जानवर है, जिससे सेल्यूकस निकेटर और उसकी प्रजा बिल्कुल भी परिचित नहीं है। उसने इतना विशालकाय जानवर देखा नहीं था। वह खुशी खुशी उस जानवर को लेकर चला गया। पर जैसा कि आप सभी को पता है कि हाथी जो है ना, वो बहुत ही धीमी गति से चलते हैं। तो हाथी जब यहाँ से भारतीय उपमहाद्वीप से और वहां तक पहुंचेंगे, यूनान तक पहुंचेंगे, तब तक ना कई वर्ष गुजर जाएंगे और हाथी बहुत अधिक भोजन ग्रहण करेंगे। तो इस योजना का मूल कारण यह था, मूल मंत्र यह था, चाणक्य यह चाहता था कि सेल्यूकस निकेटर दोबारा शक्तिशाली होकर आक्रमण करने ना आए। इसे कहते हैं प्यारे बच्चों कूटनीति। ठीक है ना? चलिए, फिर चाणक्य के समय में ही चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने ना जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, यह हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म में बहुत डिटेल्ड में पढ़ेंगे बच्चों। और उन्होंने श्रवण बेलगोला में सल्लेखना विधि से, क्या बच्चों? सल्लेखना विधि से अपनी देह त्याग दी थी। यह सल्लेखना विधि क्या है? इसमें बच्चों कोई भी जैन मुनि या जैन भिक्षु अपने आप को निर्जन स्थान पर ले जाता है, जहाँ उसके अलावा कोई और ना हो, और वहां वह ना भोजन और पानी को त्याग देता है और इस तरह अपनी देह का परित्याग कर देता है। तो इस तरह चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी देह का त्याग कर दिया। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो राजगद्दी पर बैठे,
वह थे बिंदुसार। बिंदुसार के बारे में कोई विशेष उपलब्धि नहीं है, बस बिंदुसार ने अपने जीवन में एक ही काम बेहतरीन किया, वह क्या कि बिंदुसार ने अपने पिता के द्वारा दिए हुए साम्राज्य को पूरी तरह सुरक्षित रखा। ठीक है ना? अब हम पढ़ेंगे मगध साम्राज्य के सर्वाधिक शक्तिशाली, या यूं कह सकते हैं हम कि ऐतिहासिक प्राचीन इतिहास के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक सम्राट अशोक के बारे में। ठीक है ना बच्चों? तो चलिए देखते हैं अशोक के बारे में। यहाँ लिख के दिया गया है बच्चों कि अशोक का शासनकाल 268 से 232 ईसा पूर्व रहा। अच्छा, यहाँ आपको एक और बात बताना चाहूंगा बच्चों मैं कि अशोक ना 272 ईसा पूर्व ही, क्या 272 ईसा पूर्व ही राजगद्दी के योग्य हो गया था, परंतु इन 4 वर्षों में उसने क्या किया? इन 4 वर्षों में उसने सबसे पहले अपनी राजगद्दी को खतरे में पहुंचाने वाले सभी भाई बंधुओं को रास्ते से साफ किया, जिससे आगामी समय में वह निष्कंटक राज कर पाए, उसे किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। ठीक है? तो 268 से लेकर 232 ईसा पूर्व तक किसने राज्य किया बच्चों? अशोक ने राज्य किया। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अशोक को संपूर्ण महाजनपद काल का सबसे महान शासक माना जाता है। ठीक है बच्चों? सबसे महान शासक। अशोक ने कलिंग युद्ध किया, ठीक है, 261 ईसा पूर्व में। और इसी युद्ध के बाद अशोक का क्या हुआ? हृदय परिवर्तन हो गया। अब क्यों हो गया? एक प्रमुख कारण था कि कलिंग युद्ध में जिस हिसाब से जनसंहार हुआ बच्चों, जिस हिसाब से जनसंहार हुआ, सम्राट अशोक का यहाँ से हृदय पूरी तरह से द्रवित हो गया। उसे समझ आ गया कि अगर संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त करनी है तो वह किसी खड़ग या तलवार से नहीं प्राप्त हो सकती, वह सिर्फ शांति और सिर्फ अहिंसा से प्राप्त हो सकती। इसी कारण उसने किसे? बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। ठीक है ना? और उसने एक नए धर्म की ओर पथ प्रदर्शन कर दिया। उसने अपने संपूर्ण क्षेत्र में धम्म का मार्ग अपना लिया। धम्म का मार्ग, जो अशोक पहले ना युद्ध के मार्ग पर था, उस अशोक ने अब क्या अपना लिया प्यारे बच्चों? धम्म का मार्ग। ठीक है? अच्छा, एक और यहाँ बता दूं, कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेते हैं कि अशोक को बौद्ध शिक्षा या बौद्ध भिक्षु किसने बनाया? तो यहाँ आपको 2 नाम पढ़ने होंगे, एक निग्रोध और एक उपगुप्त। ठीक है ना बच्चों? निग्रोध और उपगुप्त। ठीक है बच्चों? चलिए आगे क्या है? अहिंसा और धर्म का प्रचार किया। फिर अशोक ने अहिंसा और धर्म का प्रचार इस हद तक बढ़ाया बच्चों कि उसने अपने पुत्र और पुत्रियों को भी इस काम में लगा दिया। आपने पढ़ रखा होगा महेंद्र, है ना बच्चों, संघमित्रा, इन दोनों नामों को आपने पढ़ा होगा, जो कहाँ गए थे? जो धम्म महामात बन के श्रीलंका गए थे बच्चों। कहाँ गए थे? श्रीलंका, जिससे बौद्ध धर्म का प्रचार किया जा सके। और शिलालेखों व स्तंभों के माध्यम से समूचे भारतीय उपमहाद्वीप और भारत के बाहर भी धम्म के संदेश फैलाए। ठीक है ना बच्चों? इनके बाद बात करते हैं मौर्य प्रशासन की। तो मौर्य प्रशासन में क्या है प्यारे बच्चों? मौर्य प्रशासन में जो सर्वोच्च पद पर था वह था राजा। राजा के बाद बच्चों मंत्री आते थे, मंत्री के बाद महामात्य, महामात्य के बाद अमात्य, और इनके बाद सेनापति। ठीक है ना? यह जो अमात्य थे ना, यह कूटनीतिक सारी व्यवस्थाएं देखते थे। ठीक है बच्चों? और इनके ही साथ आते थे जासूसी तंत्र। यह बहुत व्यापक थे क्योंकि चाणक्य ना बेहद कूटनीतिक थे, तो उन्होंने यहाँ 2 तरह के जासूसी तंत्र बनाए थे। एक था संस्थागत और एक था प्यारे बच्चों गैर संस्थागत। अब यह संस्थागत और गैर संस्थागत क्या था? और यह जासूस वही जासूस प्यारे बच्चों जिन्हें आज आधुनिक समय में हम पढ़ते हैं रॉ, है ना बच्चों? यही ऐसे ही रॉ बना रखी थी किसने? चाणक्य ने, आज से बहुत समय पहले। तो जो संस्थागत थे इनकी नियुक्ति की जाती थी, है ना बच्चों? ये मतलब ऑफिशियल थे, ये ऑफिशियल जासूस थे। और गैर संस्थागत
ये अनऑफिशियल थे, यह कोई और कार्य कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, पर यह जासूसी भी कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के दो विशेष वर्ग बनाए थे जासूसी तंत्र में। चलिए बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब यहाँ बात की जा रही है साम्राज्य के पतन की। तो साम्राज्य का पतन 185 ईसा पूर्व के बाद हुआ। कैसे हुआ? इस व्यक्ति, यही जो लिखा है ना सुंग, क्योंकि मौर्य वंश के बाद आया सुंग वंश, यह एक ब्राह्मण वंश था। ठीक है ना बच्चों, यह एक ऐसा वंश था, ब्राह्मण वंश था। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बच्चों बृहद्रथ। ठीक है ना, इसकी हत्या की गई किसके द्वारा? पुष्यमित्र, पुष्यमित्र सुंग के द्वारा प्यारे बच्चों। ठीक है, और एक बार फिर से मगध में ब्राह्मण साम्राज्य की या ब्राह्मण राजवंश की स्थापना कर दी गई। फिर सुंग के बाद पढ़ते हैं हम सातवाहन बच्चों। हमें इतना पता होना चाहिए कि सुंग की स्थापना किसने की। ठीक है ना, सुंग की स्थापना किसने की, यह पता होना चाहिए। ठीक है, फिर सुंग के बाद कौन आए बच्चों? सातवाहन आए। अच्छा, सातवाहनों के बारे में बड़ी रोचक कहानी है। क्या रोचक कहानी है? कि हम महाजनपद काल में पढ़ते हैं, यही एकमात्र राजवंश था। जैसे यहाँ हम पढ़ते हैं गौतमी पुत्र, गौतमी पुत्र सातकानी। ठीक है ना बच्चों, अब यह गौतमी पुत्र क्या है? तो मैं बता दूं आपको, कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेते हैं कि कौन सा ऐसा राजवंश था जहां राजा अपने नाम के आगे अपनी माँ का नाम जोड़ते थे। तो वह राजवंश कौन सा था प्यारे बच्चों? सातवाहन राजवंश था। इन्हें एक और नाम से जाना जाता था बच्चों, और वह नाम था आंध्र राजवंश। ठीक है, तो आपसे यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है बच्चों कि सातवाहन राजवंश कहाँ शासन करते थे? तो आंसर होगा दक्षिण भारत। कहाँ करते थे बच्चों? दक्षिण भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगली लाइन में, अगले पॉइंट पे है बेटा कुषाण राजवंश। ठीक है, चलिए कुषाण के बारे में पढ़ेंगे हम। कुषाण राजवंश में क्या है बच्चों? ठीक है ना, कुषाण मूलतः ना चीन के मंगोल क्षेत्र से आए हुए राजवंशी थे। ठीक है ना बच्चों, यह मूलतः भारतीय नहीं थे। तो फिर चलिए पढ़ते हैं। पर इन्होंने ना बेहद उन्नत कार्य किए भारत में, जिस कारण इनकी चर्चा की जाती है। सबसे पहले इनमें नाम आता है कुजुल कडफिसेस। ठीक है बच्चों, कुजुल कडफिसेस। फिर कुजुल कडफिसेस के बाद आता है बच्चों विम कडफिसेस, और विम कडफिसेस के बाद प्यारे बच्चों आता है कुषाण वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कनिष्क। हालांकि इसके बाद भी बहुत सारे शासक आए बच्चों, जैसे कि हुबिस्क, है ना, पर यह उतने प्रसिद्ध नहीं रहे, तो इस कारण इनकी हम बात नहीं करते। हम बात करते हैं मुख्यतः कनिष्क की। ठीक है ना, अब इन्होंने क्या काम किया? तो जैसा आप सभी को पता होगा कि स्वर्ण मुद्राओं का भारत में जो पहली बार प्रचलन किया, वह किसने किया? स्वर्ण मुद्राओं का वह किया कुषाण शासकों ने। ठीक है बच्चों, और आपने पढ़ी होगी मथुरा गांधार शैली। मथुरा शैली से जो मूर्तियां बनाई गई, वह सबसे पहले किसने बनाई प्यारे बच्चों? मथुरा शैली से जो मूर्तियां बनाई गई, वह कुषाण वंश में ही शुरू हुई बच्चों। ठीक है ना, और मथुरा को विशेष धार्मिक नगरी घोषित किया गया। ठीक है बच्चों, चलिए अब यहाँ ना हम बौद्ध संगतियां नहीं पढ़ रहे हैं बच्चों। ठीक है ना, बौद्ध संगतियां पढ़ेंगे हम जब हम बौद्ध धर्म से रिलेट टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ वह भी जोड़ लेंगे ना, तो फिर थोड़ा वास्ट हो जाएगा, जो कि आपको समझने में प्रॉब्लम होगा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। यहाँ लिख के दे रहे हैं कि सातवाहन दक्षिण भारत में सबसे, या दक्षिण भारत में शक्तिशाली शासक थे। इन्हें दक्षिण भारतीय शासन या आंध्र राजवंशी, क्या आंध्र राजवंशी शासन भी कहा है। कुषाण बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण संरक्षक थे। गांधार कला शैली, मैंने बताया आपको मथुरा गांधार शैली, इसका विकास किया था। ठीक है, और साथ ही साथ कहा रोमन साम्राज्य से व्यापार भी किया, जहाँ के साक्ष्य में मिलते हैं मसाले, कपड़ा, रत्न। अच्छा, इन व्यापार के बारे में आपको बताएं, जैसे कि आप लोगों ने यह नाम सुन रखा होगा,
अक्साई चीन, है ना। अब रोमन साम्राज्य से व्यापार कैसे हुआ, तो अक्साई चीन वाला जो क्षेत्र था ना, वहां कुषाण शासक कनिष्क और भीम कड़फिसेस ने अपना अधिकार कर रखा। तो अब यहाँ से कहा, यूरोप क्षेत्र से या यूनान क्षेत्र से, यहाँ से कोई भी शासक जब यहाँ कहा चीन में व्यापार के लिए आता है, तो वह कर किसे अदा करेगा, कुषाण वंश के राजाओं को कर अदा करेगा, ठीक है ना। इसी कारण यह व्यापार आगे फलने फूलने लगे। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। अब बात है गुप्त साम्राज्य की, है ना। गुप्त वंश की स्थापना, यहाँ से ज्यादा कुछ पूछा नहीं जा सकता, हम उन्हीं टॉपिक्स को देखेंगे जो बेहद जरूरी है। तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा की गई। अच्छा, अब इनके बाद इनमें कुछ विशिष्ट शासक हुए, उनकी बात जरूर करेंगे, जैसे कि समुद्रगुप्त हुए, है ना, समुद्रगुप्त हुए, और स्कंदगुप्त हुए, स्कंदगुप्त हुए, और चंद्रगुप्त द्वितीय हुए, चंद्रगुप्त द्वितीय हुए, चंद्रगुप्त द्वितीय जिनकी पुत्री हुई प्रभावती गुप्त। ठीक है बच्चों, यह आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। और प्रभावती गुप्त का विवाह किससे हुआ, इनका विवाह हुआ वाकाटक राजवंश के एक शासक थे, वाकाटक राजवंश, आपके एनसीईआरटी में डिटेल्ड में है, आप पढ़ सकते हैं। नाम था रुद्रसेन, रुद्रसेन द्वितीय। अच्छा, इनके बारे में मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, इनके बारे में आपको इसलिए बता रहा हूँ बच्चों कि रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो जाती, इनके जो बच्चे थे ना, वह कैसे थे, अल्पवयस्क थे, वह शासन को संचालित नहीं कर सकते थे, इसलिए शासन की बागडोर किसने संभाली, प्रभावती गुप्त ने संभाली, ठीक है ना। और गुप्त से जुड़े हुए बहुत सारे हमें अभिलेख मिल जाते हैं, जैसे नैनिखा अभिलेख, ठीक है, जो पुणे के एक गांव से मिलता है, नैनिखा गांव से, झील के निर्माण हेतु। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे एक और बात है कि समुद्रगुप्त कैसा था, बहुत महान विजेता था। अच्छा, समुद्रगुप्त के बारे में जो यूरोपीय इतिहासकार हैं बड़े बड़े, उन्होंने इन्हें एक उपाधि दे रखी है, क्या, इन्हें भारत का नेपोलियन कह रखा है। यह इतने इतने ज्यादा पराक्रमी, इतने विजयी राजा थे कि इन्हें किसकी उपाधि दी गई है, नेपोलियन, ठीक है ना। अब वो अलग बात है कि समुद्रगुप्त पहले आए पर नेपोलियन की उपाधि दी गई। रीजन प्यारे बच्चे यह है कि जो इतिहास लिखेगा वह सबसे पहले अपने क्षेत्र को प्रमुखता देगा, ठीक है ना। तो भारतीयों के द्वारा उतना अच्छा, उतना सटीक इतिहास नहीं लिखा गया, जिस कारण समुद्रगुप्त को किसकी उपाधि दी गई, भारत के नेपोलियन की। और अगर अच्छा इतिहास लिखा होता, भारत ने दुनिया को अपने डोमिनेंस में रखा होता, है ना, किसमें, डोमिनेंस में, अपने प्रभाव में, तो हो सकता है नेपोलियन को उपाधि दी जाती, क्या उपाधि दी जाती, कि वह समुद्रगुप्त जैसा है, ठीक है ना बच्चों। चलिए अब यहाँ यह प्रयाग प्रशस्ति है इलाहाबाद की, इसके रचयिता ना बच्चों हरिसेन थे। कौन थे प्यारे बच्चों, हरिसेन थे, ठीक है। यह पॉइंट आपको नहीं भूलना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, इन्हें स्वर्ण युग का शासक कहा जाता है। जो पॉइंट हम पढ़ते हैं ना बच्चों कि भारत का स्वर्ण युग कब आया, हम पढ़ते हैं सोने की चिड़िया, है ना, कि भारत सोने की चिड़िया था, वह सोने की चिड़िया भारत इसी राजा के शासन काल में था। यहाँ एक और क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक मात्रा में, क्या प्रश्न है, सर्वाधिक मात्रा में सोने की मुद्राएं या स्वर्ण सिक्के किसने चलवाए, किस राजवंश में चले, तो नो डाउट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, गुप्त शासन में, ठीक है ना बच्चों, यही होगा आपका आंसर। और अगर यह प्रश्न है शुद्ध स्वर्ण सिक्के, तब भी आंसर यही होगा। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं ना। आगे है गुप्त काल की विशेषता है, गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, तो देखिए विज्ञान और गणित के मामले में आर्यभट्ट, आप सभी ने यह नाम सुना होगा। तो विज्ञान और गणित से जुड़े सारे बड़े बड़े खोज, सारी बड़ी बड़ी खोज, जैसे कि पाई का मान, ग्रहण की व्याख्या, पृथ्वी के माप, इन सारी चीजों की जानकारी किसके द्वारा दी गई, सारी चीजों की जानकारी आर्यभट्ट के द्वारा दी गई, ठीक है ना।
कितने महान, कितने बड़े वैज्ञानिक थे, कितने बड़े गणितज्ञ थे, कितने बड़े खगोल शास्त्री थे। इस बात की ना गणना हम सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि एक व्यक्ति जिसने ग्रहण के दौरान ही पृथ्वी पर खड़े खड़े बिना किसी उपकरण से ही पृथ्वी का मेजरमेंट हमें बता दिया, पृथ्वी और सूर्य की दूरी का मेजरमेंट हमें बता दिया, ठीक है ना। चलिए, साहित्य के क्षेत्र में यहाँ एक और विशिष्ट व्यक्ति हुए, कालिदास, ठीक है, जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर। फिर वही क्वेश्चन कि अगर भारत का डोमिनेंस होता तो शेक्सपियर को पता है क्या कहा जाता? शेक्सपियर को कहा जाता ब्रिटेन का कालिदास। क्या कहते हैं बच्चों? ब्रिटेन का कालिदास। और क्या है ना कि डोमिनेंस किनका रहा? डोमिनेंस ना यूरोप का रहा। और यही एक बड़ा कारण है कि जो लोग इनसे सैकड़ों वर्ष पहले पैदा हुए, है ना, उनकी उपलब्धि को किनसे तौला गया? जो उनके सैकड़ों वर्ष बाद पैदा हुए उनसे। ठीक है ना बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसी शासन काल में अजंता की गुफाओं की रचना हुई है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इन्हीं सारी चीजों के कारण गुप्त काल को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? गुप्त काल को कहा जाता है भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग। ठीक है ना बच्चों? इस पॉइंट को बहुत गहनता से पढ़ लेना, क्योंकि यह पेपर में या आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है और जैसे का तैसा पूछा जा सकता है। ठीक है ना बच्चों? इस पर विशेष ध्यान देना। क्या पूछा जा सकता है कि गुप्त काल का या गुप्त काल को, सॉरी बच्चों, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? गुप्त काल को। आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस राजा के शासन काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है प्यारे बच्चों, कौन है आंसर? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें हम एक और नाम से जानते हैं। क्या नाम है बच्चों? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है ना बच्चों? चलिए, अच्छा, आप लोगों को अगर किसी भी टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन रहे बच्चों, तो कमेंट बॉक्स में वो लिख देना। जैसे नेक्स्ट वीडियो में ना आपकी उस कंफ्यूजन को दूर कर दिया जाएगा। ठीक है? अब यहाँ शॉर्ट नोट्स से समझा रहा हूँ तो मैं उतने डीप, उतने डेप्थ में आपको लेकर नहीं जा सकता। ठीक है ना बच्चों? फिर जैसे ही एनसीईआरटी को डेप्थ में शुरू करेंगे तो आपके सारे डाउट खत्म कर दिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। तो बच्चों देखिए, अब देखते हैं हम समाज और अर्थव्यवस्था। ठीक है ना? तो उस समय जब राजा शासन चला रहे थे गुप्त साम्राज्य में, तो समाज और शासन अर्थव्यवस्था कैसी थी? वर्ण व्यवस्था और जातिगत विभाजन कैसा था? स्पष्ट था। मतलब वर्ण व्यवस्था जो थी ना बच्चों, जो वर्ण व्यवस्था थी और जातिगत विभाजन जो है था, वह किसके आधार पर था प्यारे बच्चों? वह सब ना अब जन्म पर आधारित, ठीक है ना, जन्म पर आधारित था। स्त्रियों की स्थिति अपेक्षाकृत निम्न थी। अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या था? तो अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि, शिल्प, व्यापार और शिल्प व्यापार, यहाँ हम लिख सकते हैं, तथा युद्ध से प्राप्त धन, है ना, युद्ध से प्राप्त धन, यही सब रहता है। ठीक है? सिक्कों के प्रचलन में सोने की सिक्के, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के, इन सभी सिक्कों का प्रचलन था। ठीक है ना? और व्यापार अगर हम देखेंगे कि आंतरिक और बाहरी व्यापार में विशेषकर दक्षिण पूर्वी एशिया व रोमन साम्राज्य तक से व्यापार चल रहा है। ठीक है ना बच्चों? चलिए तो आगे देखते हैं, आगे क्या है, धर्म और संस्कृति कैसे। तब यहाँ क्या है कि वैदिक धर्म से हटकर नए विचार उत्पन्न होने लगे थे। कारण क्या था कि बच्चों वैदिक धर्म में ना, वैदिक धर्म में ना बच्चों बहुत सारी चीजें गलत होने लगी थी, है ना, गलत होने लगी थी। जैसे वर्ण व्यवस्था को लेकर, हाँ, और स्त्रियों की स्थिति को लेकर बच्चों,
स्त्रियों की स्थिति, ठीक है, और ब्राह्मणवाद का हावी होना, इन सारी चीजों के कारण इस समय बौद्ध धर्म और क्या प्यारे बच्चों, बौद्ध धर्म और जैन धर्म अपना विस्तार करता जाए। फिर हम चाहे अशोक को देखें या कनिष्क को देखें या फिर हम किन्हें देखें, हम चंद्रगुप्त मौर्य को देखें, है ना बच्चों, मौर्य को देखें। ये सब वे शासक हैं जिनके द्वारा बौद्ध धर्म और जैन धर्म को संरक्षण दिया गया, ठीक है बच्चों, बौद्ध धर्म का विस्तार किया गया। अब गुप्त काल में हिंदू धर्म का पुनरुत्थान शुरू हुआ। कब शुरू हुआ है प्यारे बच्चों, गुप्त काल। यहाँ विष्णु शिव शक्ति की उपासना प्रारंभ हुई, ठीक है बच्चों। और कला और स्थापत्य क्या था, तो देखिए बच्चों, कला और स्थापत्य में यह गांधार स्थापत्य कला, मथुरा स्थापत्य कला, अमरावती स्थापत्य कला, इन शैलियों पर विशेष, इन शैलियों का विशेष क्या हुआ बच्चों, विकास हुआ, ठीक है। और अजंता और एलोरा की गुफाएं जिनका ज्वलंत उदाहरण उनकी स्थापत्य शैली का, ठीक है। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब विदेशी संपर्क के बारे में और बात कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं कि इस काल में यूनानी, शकों, कुषाणों का भारत में आगमन प्रारंभ हो गया। इनके आने से कला, सिक्के और व्यापार भी प्रभावित हुए। देखिए अब आप बात समझिए, होता क्या है कि कैसे प्रभावित होते हैं। मानिए आप यहाँ निवास कर, आप ना यहाँ निवास कर रहे हैं इस घर, ठीक है बच्चे, आप यहाँ निवास कर रहे हैं और आपके ही पड़ोस में, आपके ही पड़ोस में कोई साउथ इंडियन व्यक्ति यहाँ निवास कर रहे हैं। यहाँ एक बी नंबर का व्यक्ति है, क्या है, यह साउथ इंडियन व्यक्ति है। अब आप दोनों एक दूसरे के पड़ोसी, तो होगा क्या कि धीमे धीमे आपके विचार यहाँ और इसके विचार आप तक ट्रांसफर होंगे, स्थानांतरण होना ही होना है प्यारे बच्चों, ठीक है। और इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि आप अपने संस्कृति में पाएंगे, आप अपने दैनिक जीवन में पाएंगे इनके कुछ नियमों का आना और इनके जीवन में आप अपने पाएंगे, ठीक है। यही हुआ यहाँ कि जब ना शक शासक, यूनानी शासक, शक शासक और कुषाण शासक भारत में आए और उन्होंने भारत में अपनी रियासत या न्याय कह रहे हैं अपने राज्य या अपने जनपद स्थापित किए, तो फिर उन्होंने ना भारतीय मूल से जुड़े हुए और अपने मूल से जुड़े हुए, दोनों से पूरक जुड़े हुए सिक्के और अन्य वस्तुएं, स्थापत्य कला को बढ़ावा दिया, ठीक है ना। भारत और रोमन साम्राज्य में सक्रिय व्यापार संबंध, यह पॉइंट हमें याद रखना होगा। हमसे पूछा जा सकता है कि भारत के सक्रिय व्यापार संबंध किससे है, तो नो डाउट आंसर होगा रोमन साम्राज्य, ठीक है ना बच्चों। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ निष्कर्ष, मतलब पूरे चैप्टर का आखिर निष्कर्ष क्या है, तो निष्कर्ष क्या है बच्चों, सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि जो महाजनपद काल का समय है वह है 600 ईसा पूर्व से बच्चे 600 ईस्वी तक, ठीक है ना बच्चों, यह है समय। अब इस समय में क्या हुआ है, इस समय में भारतीय इतिहास में अत्यंत गतिशील और परिवर्तनकारी दौर आया। इस काल में महाजनपद आया, साम्राज्य बढ़े, महाजनपद के कारण बौद्ध धर्म, जैन धर्म इनका उदय हुआ, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, अनेकों नए साम्राज्यों का उदय हुआ, ठीक है ना बच्चों। जैसे जैसे हम बात करते हैं बुद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध का धर्म बौद्ध धर्म है ना बच्चों, क्या, बौद्ध धर्म, यह इसी समय में आया। जैन धर्म प्रचलन में इसी समय, ठीक है बच्चों। मैंने बताया जब महावीर स्वामी ने जैन धर्म को अपने तरीके से संचालित किया, तब यह कहाँ फैला, आम जनमानस में फैला, ठीक है ना। आगे आगे क्या है, गुप्त साम्राज्य की शक्ति और भारतीय संस्कृति का विकास और अंतरराष्ट्रीय व्यापार का विस्तार, इन सारी चीजों को हमने कहा निष्कर्ष में आकर देखा। तो बच्चों इस टॉपिक से जुड़े हुए शॉर्ट नोट्स यहाँ समाप्त होते हैं, ठीक है ना। आपको अगर कोई भी प्रकार की किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी टॉपिक को लेकर अगर कोई भी डाउट्स रहते हैं बच्चों, तो आप ना उन डाउट्स को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बताएं कि सर ये टॉपिक छूट रहा है
तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उस टॉपिक को कवर करूंगा, ठीक है ना। और यह क्लास अब कंटिन्यू रहेंगी आपकी, और आपकी ना कंप्लीट पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इको, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, 12th की ह्यूमैनिटी बेस्ड सारी कक्षाएं आपको नियमित रूप से यहाँ प्राप्त होती रहेंगी, ठीक है बच्चा। तो अगले कक्षा में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।